नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग करेंगे। और जनवरी माह का जो है जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, आप चाहे आरओ की कर रहे हो, या फिर जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, लेखपाल, बीओ के और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये हमारा न्यूज जो है यूपी वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों करेंगे, बाकी इसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो दिवाकर सर आपको कराते हैं। ठीक है, आइए पहला आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ चीज इसमें दी गई हुई है। नंबर 1, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। आपको बताना इसमें से कौन सा क्या इसका कूट के माध्यम से आपको बताना, सही उत्तर का चयन करना नीचे है। ठीक है, यहां पे जो कूट आपके दिए गए हैं एबीसीडी करके। ठीक है, चलिए नंबर 1, लखनऊ को क्या कहा गया है? लखनऊ को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, किया जा रहा है। दूसरा, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उत्तर प्रदेश एआई मिशन के तहत राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अगले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर बी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा ए गलत है और लेकिन आर सही है। अब इसमें से क्या होगा? अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। पहले आप, अगर आपको पता है तो आप बताइए, कॉपी ले लीजिए, अपना टिक लगाते रहिएगा और आप बताइए इसमें से क्या सही हो जाएगा। मुझे जो इसमें नजर आ रहा है उसमें नजर आ रहा है कि भाई इसमें से बी वाला जो आपका है वो गलत हो जाएगा आपका, मतलब बी वाला सही रहेगा। ए और आर इसमें दोनों सही हैं, बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते। दरअसल ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया ये विस्तृत रूप से किया गया, नॉट ओनली एआई के लिए बल्कि विस्तृत रूप से जो है इसमें 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखो यहां पर इसकी व्याख्या दी गई हुई है, यानी कि दोनों कथन क्या है, व्यक्तिगत रूप से पूरी तरीके से सही हैं। लखनऊ नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ में भारत की पहली एआई सिटी बन रहा है अपने आप में। ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश एआई मिशन के तहत 3 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ठीक है, हालांकि एआई मिशन का 2,000 करोड़ का निवेश पूरे राज्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप पर आधारित है, ना कि केवल लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दिया गया है। इसलिए आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है सही से, बस इसलिए बी वाला कथन आपका क्या हो जाता, राइट हो जाता। इंग्लिश में भी यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 के प्राप्तकर्ताओं और उनके कार्यक्षेत्र के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करते समित कथन कीजिए, मिलाइए। यहां पर लिखा हुआ है सूची, ठीक है, लिस्ट फर्स्ट और सूची सेकंड कार्यक्षेत्र है। इनका संबंध जो यहां पर व्यक्ति दिए गए हैं, इनका संबंध जो है किस कार्यक्षेत्र से है, इसका आपको मिलान करना है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको भली बात सुनना, समझना और याद करना है। देखो जैसे कि अब देखो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अब इनका संबंध किससे होगा? मुझे नहीं लगता है कि आप इनको नहीं जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे। और आप कहेंगे सर हम नहीं जानते हैं, तो मैं कहूंगा हाथ ऐसे कीजिए, थोड़ा सा उसमें क्या कीजिए, जल डालिए, थोड़ा सा क्या डालिए, जल डालिए। और जल डाल के क्या करना है, आप जानते होंगे क्या करना है। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला को आप नहीं जानते हैं। आप अगर कहेंगे कि सर मैं जो है अलक पांडे को नहीं जानता हूं, आप कहेंगे सर मैं डॉक्टर सुधांशु सिंह को, या इनको छोड़ दीजिए शायद ना जानते हो, आप कहेंगे डॉक्टर हरिओम पवार को नहीं जानता हूं, तो स्थिति आपकी बड़ी दयनीय है भाई साहब। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं अपने अपने क्षेत्र के और इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो नंबर 1 पॉइंट, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जो संबंध है इन चारों ऑप्शन में से क्या है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, स्पेस साइंस से। तो मेरे अकॉर्डिंग ए का ऑप्शन क्या ले जाएगा, टिक ले जाएगा, ए हो जाएगा आपका 2, यानी कि ए क्या हो जाएगा, अपने आप में 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं बात अलक पांडे की करता हूं, अलक पांडे को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं भाई साहब, गजब पैसा कमाते हैं। कौन है? पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं, अपने आप फाउंडर मेंबर हैं अपने आप पे। तो इनका संबंध किससे है? अलक पांडे का शिक्षा और उद्यम से है अपने आप पे। किससे है? शिक्षा और उद्यम से। तो अलक पांडे को लगा दीजिए 4 से, यानी कि बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। डॉक्टर सुधांशु सिंह को शायद आप ना जानते होंगे, चलो कोई बात नहीं, ये सुधांशु त्रिवेदी नहीं है, सुधांशु सिंह है अपने आप पे। ठीक है, चलिए
डाटा हरिओम पवार को कौन नहीं जानता होगा, अगर आप थोड़े बहुत अगर अवेयर होंगे क्या उससे सोशल साइट पे, तो डाटा हरिओम पवार बहुत बड़े कवि हैं अपने आप में। तो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला का। सी को छोड़ दीजिए, सी हमें नहीं पता है, डी को लगा दीजिए। डाटा हरिओम पवार कौन है, साहित्य एवं जो है अपने आप में शिक्षा से संबंधित है, अपने आप में साहित्य एवं शिक्षा से, ठीक है। तो ये कर दीजिए इनको। अब सी वाला बच गया, तो सी वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, और सी क्या हो जाएगा अपने आप में, क्या सी का हो जाएगा 3, सी का 3। तो 2 4 3 1 कहां पर है, ये देखो ए वाले ऑप्शन में है 2 4 3 1, बस उत्तर हो गया अपने आप में सही। कोई दिक्कत है, कितना आसान है जो कि आपको बताना था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती आपको होनी चाहिए। अब आ जाएगा आपके सामने जो है इसकी व्याख्या। व्याख्या में कुछ ऐसा है नहीं, साहित्य एवं शिक्षा के बड़े कवि के रूप में जानते हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी को, और सुधांशु जो सिंह हैं वो कृषि विज्ञान समित हैं, बाढ़ संशोधित धान की किस्मों का विकास समित इनको जाना जाता है। बस हो गया अपने आप में, क्या इसमें दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बताइए, इसमें से प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, ओके। दूसरा, राज्य के पहले फिनटेक हब के निर्माण को लखनऊ में मंजूरी दी गई है। अब आप बताओ, जरा सोचो और इस पर बताओ कि इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो इसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला कथन तो आपका सही है, ठीक बात है। दूसरा लिखा है कि राज्य के पहले फिनटेक हब के निर्माण को लखनऊ में मंजूरी दी गई है, ये नहीं होगा। इसको मंजूरी दरअसल क्या है, इसको यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में ही स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका क्या है, सही है। तो आप देखिए केवल कथन एक कहां पर है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है, तो ए इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई साहब, एकदम इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, बिल्कुल स्किप नहीं करना किसी भी रूप में, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। बहुत हौले हौले सुनना है, समझना है और उस पर टिक लगाना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए वही व्याख्या, वही लिखा हुआ सेम एज इट इज वही, कि राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क गौतम बुद्ध नगर नोएडा में ईडा क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। कथन 2 गलत है अपने आप में, क्यों, क्योंकि राज्य का पहला फिनटेक हब भी लखनऊ में नहीं बल्कि ये हब लखनऊ में नहीं बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम ईडा के नाम से जानते हैं, वहीं पर स्थापित किया जा रहा था। दूसरा कथन इसलिए रॉन्ग था और पहला क्या था अपने आप में सही था, ठीक है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या 4 वाला, इसको मैच करना है और बताना कि भैया इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें भी सेम वही चीज जो अभी हमने शायद दूसरे प्रश्न में किया था, लगभग उसी प्रकार का प्रश्न यहां भी है, ठीक है। यहां पर संस्थान और संग्रहालय है, वहां पर जो उधर आपका जो है चीजें लिखी किसको मैच करना है, ठीक है, अपने आप में, ठीक है। स्थान और क्या क्या चीजें इसमें मैच करेंगे, ठीक है। चलिए भारत का पहला कांच संग्रहालय, अब आप इसको नहीं जानते होंगे संभवतः, लेकिन कांच का संबंध फिरोजाबाद से ये तो आप जानते होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे फिरोजाबाद कहीं है कि नहीं, हाँ तो है, तीसरा वाला विकल्प। भाई मेरठ तो नहीं होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय जो सॉरी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय नहीं भी होगा अपने आप पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो भारत का पहला कांच संग्रहालय जिसका संबंध हम फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध भी है अपने आप में फिरोजाबाद। तो आप देखेंगे तो अगर आप टिक लगाएंगे ए बी सी डी में से, तो ए बी सी डी, तो ए का क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ए का हो जाएगा आपका अपने आप में 3, यानी कि ये देखिए ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए दूसरा, अब अगर आप बात करेंगे और क्या हो सकता है अपने आप में, थोड़ा सा और अगर दिमाग लगाएंगे तो बी राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। अब गौ का संबंध किससे है भाई साहब, अगर आप नोटिस करेंगे दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे भाई गाय वाय का संबंध तो हमारे यहां पर बहुत ज्यादा किससे है अपने आप में, आप कहेंगे मथुरा में गाय बहुत होती भाई, भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो गाय का संबंध आपसे कहां पर है, गौ संग्रहालय अपने आप में, गौ राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा का संबंध इससे। तो आप कहेंगे सर बी वाला तो एक से जुड़ सकता है हमारा, तो बिल्कुल सही बात है, तो बी के नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए राज्य का पहला ब्रेल पुस्तकालय, अच्छा अब एक चीज आप नोटिस करो कि अब 2 आपको मालूम चल गया है, ए और बी आप में पक्के एकदम से कंफर्म है भैया यही होगा हमारा। अब देखो विकल्प में ए बी में 3 1 कहीं पर है, यहां पर है 3 1, ठीक है ये ऑप्शन।
अब देखो 3-1 कहीं और पर भी है क्या, तो 3-1 इस तरीके से कहीं पर नहीं, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। इसका मतलब पक्का हो जाएगा कि अगर 2 पता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई सर ये वाला होगा, यही वाला कथन। हाँ, अब एक अलग बात है कि 3-1 कहीं और पर भी होता और 2 विकल्प में अंतर होता, तब शायद आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन यहां पर तो बहुत आसान है। 3-1 एक जगह पर कंफर्म है कि 3-1 यही होगा। 2 अगर आपको नहीं पता है तो कहीं विकल्प में ऐसा कोई ऑप्शन 3-1 सिमिलर है भी नहीं, इससे चुपचाप से आप इसको लगा दीजिएगा टिक, ठीक है। अब सी का हो जाएगा 4, यानी कि राज्य का पहला जो ब्रेल पुस्तकालय है वो लखनऊ में जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो विश्वविद्यालय है, संभवतः ये जो है राजाजीपुरम के उधर आप जाएंगे, मड़ियाओं के उधर, मड़ियाओं नहीं क्या कहते हैं इसको, जहां से आपका एक्सप्रेस वे निकलता है ना दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है, वहीं पर जो है आपको ये मिल जाएगा। तो ये वहां का हो गया, ठीक है। और डी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि प्रथम एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, जिसको हम लोग मेरठ यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी कि सीसीएस के नाम से जानते हैं, यहीं पर मिल जाएगा। तो बस, तो 3-1 4 और 2 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपका, ठीक है। सेम पॉइंट यहां पर आपको लिखा गया है कि भारत का पहला कांच संग्रहालय कहां पर है, फिरोजाबाद की कांच विरासत को सहेजने के लिए बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया जा रहा है, जबकि राज्य का पहला ब्रेल पुस्तकालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है। प्रथम एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है अपने आप पे। तो ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गूगल क्लाउड के साथ में एमयू पर साइन किया गया है इस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपके लिए क्या है, आसान है, ठीक है। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, आप लोग जानते होंगे 5 लाख रुपए तक का कैश जो है आपको दिया जाता है, मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट, है ना, जानते होंगे आप लोग, नाम सुन के तुरंत समझ गए होंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, इस योजना के प्रथम चरण के तहत युवा उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का पूर्णतः ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। देखो, अब अगर आप युवा उद्यमी योजना को थोड़ा ही पढ़े होंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इसमें इस योजना के तहत युवा उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का पूर्णतः ब्याज, नहीं, स्टार्टिंग में आपको भैया 5 ही लाख मिलता है ना, स्टार्टिंग में 5 ही लाख मिलता है, 10 लाख कहां मिलता है, सेकंड किस्त में 10 लाख आपको मिल सकता है। तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। ये इस योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है, ये बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा हो जाएगा सही, पहला हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2 कहां पर है, बी वाले में है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो मुझे लगता है वो यही होना चाहिए, है ना। चलिए, कथन एक गलत है, मैंने बता ही दिया। मुख्यमंत्री युवा योजना के प्रथम चरण में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, द्वितीय चरण में यह राशि 10 लाख तक होती है। कथन 2 सही है, योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है अपने आप पे। आजकल सरकार, मैंने बहुत बार कहा है, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार लगातार प्रमोट कर रही है, और स्टार्टअप इंडिया जो हमारा प्रोग्राम था उसमें बहुत प्रतिशत विकसित हो रहा है। अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी, एक रिपोर्ट हालिया आई हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो स्टार्टअप्स के तहत जो टीयर 2, क्या, जो टीयर 2, ठीक है, एक न्यूज मैंने आप लोगों को कराई थी, शायद आपको याद होगा, टीयर 2 और जो आपके टीयर 3 जो आपके सिटीज हैं, इनमें दरअसल क्या हो रहा है कि टोटल जॉब का 70% जॉब, ठीक है, इन टीयर 2 टीयर 3 में टोटल जॉब का 70% जॉब जो है ये क्रिएट कर रही है अपने आप में। ये एक बड़ी उपलब्धि हो रही है, यानी कि अब जो रोजगार का जो सृजन हो रहा है वो टॉप जो हमारी जो सिटीज होती हैं वहां पर नहीं, बल्कि स्टार्टअप जो है हमारा अब अलग अलग जो टायर 2 टायर 3 की सिटीज है वहां पर जा रहा है, ठीक है। जो डेवलपिंग सिटीज हैं, लाइक लखनऊ हो गया आपका, आगरा हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, ऐसे जो सिटीज हैं जो डेवलपिंग में है अपने आप पे, यहां पर निवेश आ रहा है, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं और खूब तेजी से वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है। चलिए, वही बातें यहां पे लिखी गई हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताजा कचरा डंप यानी कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है, यह कथन लिखा गया है, ठीक है। दूसरा, कारण क्या है, कारण इसका है कि शहर से निकलने वाले 100% ताजा नगर पालिका ठोस कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग किया जा रहा है, और लैंडफिल में कोई नया कचरा नहीं डाला जा रहा है। जैसे पहले क्या होता था, कचरा उठाया और जहां पर जमीन खाली है वहां पर डंप कर दिया।
और कूड़े का ढेर लग गया। जैसे दिल्ली अगर हम जाएंगे तो वहां पर कूड़े का पहाड़ बन गया है अपने आप पे, उससे बड़ी दुर्घटना हो जाती है अक्सर, बहुत प्रकार की जहरीली गैसेस निकलती हैं और बड़ा नुकसान उसमें होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे हैजार्डियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं और एक बड़े स्तर का पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं अपने आप पे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लखनऊ को प्रथम स्थान भी मिला है अपने आप में, अभी आप जानते होंगे, मैंने बताया भी होगा आप लोग को। तो ये न्यूज क्या चर्चाओं में थी और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती है आपके लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कथन सही हैं और ये अपने आप में ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि इसका कारण क्या है, अपने आप में ये वाला कारण है। तो आप देखेंगे दोनों कथन इसमें से हो जाएंगे क्या सही, और आर एक ही सही व्याख्या करता है अपने आप, यानी कि ये जो आप पॉइंट देख पा रहे होंगे इसकी व्याख्या ये एग्जैक्टली सही करता है। तो आप क्या कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका क्या एग्जैक्टली सही उत्तर, ठीक है ना बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत आपको इसमें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों कथन सही हैं, मैंने बता ही दिया आपका, ठीक है, मतलब दोनों कारण और अभिकथन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। लखनऊ को शून्य ताजा कचरा डंप शहर का दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि यहां पर घर घर पृथक्करण और बायो मिथेनेशन संयंत्रों के माध्यम से 100% वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्राप्त कर लिया गया है अपने आप में, इसलिए चर्चाओं में रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा, हालांकि सारी न्यूज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक वाली बात इसमें नहीं है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छात्र यात्रा भत्ता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यह भी चर्चाओं में रहा है अपने आप पे और इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में, ठीक है। तो छात्र यात्रा भत्ता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दरअसल यह योजना संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण छात्रों के लिए लागू की गई है, ठीक है, ओके। इसके अंतर्गत 6,000 का वार्षिक यात्रा भत्ता सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजा जाता है अपने आप पे, ये बताइए अपने आप में। अब इसकी आप अगर व्याख्या कर सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो, इसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि दरअसल ये जो योजना है छात्र यात्रा भत्ता योजना, ये उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि जो अविकसित जो क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड का एरिया, विंध्य का क्षेत्र जो है, वहां पर जहां पर चुनौतीपूर्ण जो क्षेत्र हैं वहां पर शुरुआत किया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कथन आपका हो जाएगा रॉन्ग, लेकिन दूसरा कथन अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका एकदम सही है। तो अगर आप देखेंगे तो एक हो गया रॉन्ग, केवल 2 सही है, तो केवल 2 कहां पर है, यहां पर है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कथन 1 गलत है, यह योजना अभी पूरे राज्य में लागू नहीं है, इसे प्रारंभिक चरण में दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में विशेषकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र आदि के छात्रों के लिए लागू किया गया है। कथन 2 सही है। ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए 6,000 का वार्षिक भत्ता इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई साहब, अब इसको भी मैच करिए आप लोग जरा एक बार। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात हब और उससे संबंधित विशिष्ट उत्पादों को सुमित करें अपने आप में। अच्छा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो आपने सुना होगा, एक जिला एक उत्पाद अभी चर्चाओं में रहा है, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। देखो ये सब ना आपको पढ़नी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अभी चर्चाओं में थे, ओडीओपी इसको बोलते हैं, है ना, एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। और अभी एक चीज और चला था अपने आप में, ठीक है, एक जिला एक व्यंजन वाला अपने आप में चला था अभी, है ना, उसी तरीके से। तो किस जिले का या किस शहर का कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है वह भी आप लोग तैयार कर लीजिए, पक्का है कि वहां से प्रश्न आप एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको बताना है कि भैया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। अब जैसे मलिहाबाद लिखा हुआ है, सिद्धार्थनगर लिखा हुआ है और वाराणसी लिखा हुआ है, अपने आप में मिलाना है आपको अपने आप पे। तो अगर आप देखेंगे भैया कि किससे क्या चीजें रही हैं फेमस, तो आप इसको आराम से टिक लगा ले जाएंगे। मलिहाबाद आप जानते होंगे, आमों के लिए प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता होगा, दशहरी आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पेटी पेटी लेके आते होंगे, खूब खाते होंगे अपने आप में, नहीं लाते हैं आप लोग, लाते होंगे, ठीक है। जब आप कभी दिल्ली आज से आते होंगे, हरिद्वार से आते होंगे तो मलिहाबाद पड़ता होगा आपको, रास्ते में नहीं पड़ता है, बहुत सारे आम के पेड़ दिखाई देते हैं मलिहाबाद में, ठीक है। तो भाई
ए को अगर आप देखेंगे तो 2 से आप इसको ऐड कर देंगे कि भाई मलिहाबाद का संबंध किससे है, 2 से है अपने आप में, ठीक है। अच्छा, अगर आप कंफर्म हैं कि ए का संबंध 2 से है तो पक्का है, तो इसमें विकल्प ए वाला विकल्प हो सकता है, ए वाला हो सकता है, और ए में 2 कहां और लिखा है तो डी वाला। अब ए और डी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन आगे कंफर्मेशन कौन होगा तो आगे हम और चेक कर लेते हैं अपने आप भाई कौन हो सकता है इसमें से, ठीक है। बी, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की बात करेंगे तो दरअसल सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के प्रसिद्ध है। संभवतः आप जानते हो काला नमक चावल बड़ा अच्छा चावल होता है, महंगा आता है अपने आप में। तो सिद्धार्थनगर को आप जो देखेंगे तो आप काला नमक चावल यानी कि बी को आप 3 से ऐड कर देंगे, बी को 3 से, तो ये हो जाएगा बी का 3। अब देखो इसमें बी में 3 है क्या, दूसरे वाले में, डी वाले में, तो बी में 3 नहीं है, यानी कि अब तो ये नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया कि भैया अब यही वाला होगा, पक्का हो गया है, क्योंकि 2 में आप कंफर्म है, और तीसरा तो ऑलरेडी एक यही हो जाएगा, सी 1 हो जाएगा। यानी कि वाराणसी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वाराणसी क्षेत्र ताजा सब्जियों लगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है, तो बस ये यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, यानी कि वाराणसी क्षेत्र ताजा सब्जियों के लिए फेमस है, मलिहाबाद दशहरी आम के लिए फेमस है, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। बस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई कठिन है क्या भाई साहब? बिल्कुल नहीं कठिन है। इसमें ऐसा क्या था जो बहुत कठिन था जो आप न बता पाए? तो बस ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एपीडा और राज्य सरकार की रणनीति के तहत मलिहाबाद क्षेत्र को आम विशेषकर दशहरी के निर्यात हब के रूप में, ठीक है, सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल के निर्यात के हब के रूप में, और वाराणसी को ताजी सब्जियों एवं लगड़ा आम के निर्यात के लिए विकसित किया जा रहा है कि भैया इनको हम बड़े लेवल पर हम इसको क्या करें, विकसित करें। और अभी जो अपने आप पे एक जिला जो एक व्यंजन वाली जो योजना चलाई थी उसका भी यही उद्देश्य था कि हम ऐसे व्यंजनों को जीआई टैग प्रदान कर पाए अपने आप पे। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना था जिस पर प्रश्न बनते हैं, उसी प्रकार से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन पर भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। चलिए, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। नंबर 1, वित्तीय वर्ष 2026-27 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ठीक है भाई साहब। देखो, बजट और सर्वे पढ़ना है आपको, किसी भी रूप में आपको बजट और सर्वे को स्किप नहीं करना, चाहे जो हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो राज्य का दूसरा क्या है, राज्य का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम की 4% की निर्धारित सीमा को पार कर 4.5% तक पहुंचने का अनुमान है अपने आप पे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि दूसरा वाला कथन सही होना चाहिए, मुझे लगता है कि पहला सही है, दूसरा उसका मुझे कंफ्यूजिया रहा है भाई साहब, ठीक है, ये नहीं लग रहा है हमको। अच्छा, राजकोषीय घाटा जो फिक्स्ड डेफिसिट होता है अपने आप पे, इस पर बड़े प्रकार के प्रश्न बनते हैं आप एग्जाम में। टोटल इंडिया के अगर हम बात करते हैं ना, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी यहां पर राजकोषीय घाटा पर प्रश्न बनता है आप एग्जाम में कि भाई कितना राजकोषीय घाटा है वर्तमान में, ठीक है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा, यूपी के कंटेस्ट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसी कंटेस्ट में भी, ठीक है। दूसरा मुझे नहीं सही लग रहा, पहला सही लग रहा है, पहला सही है, यानी केवल एक कथन सही है, कहां पर है, ए वाले में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कथन 1 क्या है अपने आप में, सही है क्या? कथन 1 सही है, 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है अपने आप में। कथन 2 गलत है, क्यों? क्योंकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.46% तक सीमित रखने का अनुमान लगाया गया है, जो एफआरबीएम अधिनियम की 4% की सीमा के क्या है अपने आप में भीतर है, ठीक है ना बॉस। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। अभिकथन ए, उत्तर प्रदेश के 16 पिछड़े जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल पर की जा रही है, ठीक है। दूसरा, निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाती है। तो अब आपको बताना है कि क्या सही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मुझे जो लगता है कि भाई साहब, पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश के 16 पिछड़े जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिल्कुल सही बात है, इसी माध्यम से शुरुआत की जा रही है, ठीक है। निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो आर इसकी एग्जैक्टली इसकी व्याख्या सही कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और कारण आर अवकथन ए की सही व्याख्या करता है। ये कहां लिखा है आप नोटिस करेंगे 4 कथनों में, तो आप पाएंगे कथन नंबर ए में इसका उत्तर विकल्प में दिया गया है, तो यार ये ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है ना भाई। चलिए, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि
और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना। क्या? एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना। देखो कितनी योजना होगी, एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक व्यंजन योजना और एक जिला एक मेडिकल योजना, है ना। के तहत 16 असुविधाग्रस्त जिलों में पीपीपी मॉडल अपनाया गया है। चूंकि पिछले क्षेत्रों में निजी निवेशकों को शुरुआत में लाभ कम दिखता है, इसलिए उनकी वित्तीय कमी को पाटने और उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार VGF यानी कि वेबिलिटी गैप फंडिंग का उपयोग करती है अपने आप पे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या था, चर्चा में था, इसको भी क्या करना है आपको याद रखना है बॉस। ठीक है, चलिए वर्ष 2026 में, क्या वर्ष 2026 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश रखी गई थी। ठीक है, ओके। दूसरा, लोक केंद्रित दृष्टिकोण के तहत लखनऊ स्थित राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदल करके जन भवन कर दिया गया है। इससे ऐतिहासिक रूप से कोठी हयात बख्श के नाम से इसको जाना जाता था। तो आप देखो कि उत्तर प्रदेश के विषय में पहला कथन सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको जानना जरूरी है कि भाई उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो सबसे पहले लिख लो कि जो आपका उत्तर प्रदेश दिवस होता है, क्या उत्तर प्रदेश जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, JAN जैन को। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? थीम जो थी क्या थी? अपने आप में थीम जो थी वो थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। सिंपल सी बात है, जब भारत विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित होगा, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, यानी कि उत्तर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। थीम क्या है इसकी? इसको नोट कर लो भाई साहब, नहीं तो कंफ्यूज आ जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, थीम क्या है इसकी? थीम विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। बस हो गया, अपने में क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, आसान है। और विकसित भारत का लक्ष्य कब रखा गया? 2047 का रखा गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो टारगेट रखे गए हैं ना सरकार के द्वारा, उनको आपको प्लीज जरूर रेडी कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए विकसित भारत का लक्ष्य कब रखा गया है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कब तक रखा गया है? फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य रखा गया है? टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा गया है? अलग अलग जो डिजीज होती हैं, जो अलग अलग जो परियोजनाएं होती हैं, उनको लक्षित कब किया गया है? ये सब आप लिस्टिंग प्लीज जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। व्याख्या में क्या हो जाएगा आपका? व्याख्या में सेम वही पॉइंट, क्या कि दोनों कथन पूर्णतः सही हैं। 24 जनवरी को मनाए गए यूपी दिवस 2026 के थीम क्या है? विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश थी। शासन को जनता के करीब लाने के प्रतीकात्मक कदम के रूप में ऐतिहासिक कोठी हयात बख्श का नाम बदल करके जन भवन कर दिया गया। अच्छा, एक बात और याद आ गई इसी से, अभी हाल ही में, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी बदल करके, ठीक है, कुछ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उनका नाम कर दिया गया। भैया क्या कर दिया गया? जरा एक बार बताओ फटाक से, तुरंत। मैं जस्ट आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं और फिर मैं पूछता हूं आपसे क्या कर दिया गया इसका नाम। फिर मैं बताऊंगा, फिर आप बताइएगा मुझे कि सर आप सही या गलत हैं। ठीक है, पहले आप मुझे बताइए कि इसका कथन क्या हो जाएगा, उसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्य का नाम क्या दिया गया है? बोलो भाई, सेवा तीर्थ है ना, यही है। अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अब इस पर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनेगा इंटरव्यू में। आजकल इंटरव्यू चल रहा है इस समय, है ना। अच्छा, आप में से कोई भी अगर इंटरव्यू देना चाहता है, अभी चल रहा है हमारे यहां पर, ठीक है, डिकोड एग्जाम पे, तो आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं फ्री मॉक जो है। उसके लिए आप हमें कॉल कर लीजिएगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर 8604440920 पर। क्या? 8604440920 मेरा नंबर है, इस पर आप बात कर लीजिएगा। फ्री मॉक आप ऑफलाइन ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, खैर, तो आपके इंटरव्यू पर पूछा सकता है कि भाई नामकरण जो बदला जा रहा है आजकल, क्यों, क्या इसका मतलब है? अभी राजभवन का नाम बदला गया, पीएमओ कार्यालय का नाम बदला गया, कई प्रकार की सड़कों, स्टेशनों और बिल्डिंगों का नाम बदला जा रहा है, शहरों का नाम बदला जा रहा है। इसके बदलने से क्या प्रभाव होगा भाई साहब, बताओ। तो ये भी आपको रेडी कर लेना है, ठीक है ना। तो सेवा तेज कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कुछ नंबर क्या आ जाएगा आपके सामने? 12 नंबर। ठीक है, चलिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि मिशन शक्ति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्या कह रहा है कि मिशन शक्ति के नए चरण के अंतर्गत राज्य भर में महिला बीट अधिकारियों
को विशेष रूप से 2 पहिया वाहनों का आवंटन किया गया है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, क्यों दिया गया है इनको? तो कारण कह रहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य, किसका उद्देश्य? जिस इस मिशन शक्ति के तहत महिला बीट अधिकारी हैं उनको 2 पहिया जो वाहन दिया गया है। इसका कारण क्या है कि भैया इसका प्राथमिक उद्देश्य संकरी गलियों और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूचना पर पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया, क्विक रिस्पांस और गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इसीलिए महिला पुलिस अधिकारियों को स्कूटी दी गई है। इसका कारण यहां पर यह बताया गया। अब आप बताइए, तो पहले आपको यही जानना पड़ेगा कि मिशन शक्ति क्या है और क्या मिशन शक्ति के अंतर्गत इन प्रकार के पुलिस अधिकारियों को स्कूटी दी गई कि नहीं दी गई है। तो अगर आप न्यूज में रहते होंगे तब आप जानते हो हाँ भाई दिया गया है, तो आप ये तो कथन हो गया सही। ठीक है, ये तो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चैटियाते होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक आते होंगे तो नहीं जानते होंगे मिशन शक्ति के बारे में, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन आपको जानना चाहिए अपने आप पे। ठीक है, चलो दूसरा, अब इसका कारण यह बताया गया, दूसरा वाला आर जो है, बिल्कुल सही बात है। इनको स्कूटी सिर्फ घूमने के लिए नहीं दिया गया, सेल्फी ले लीजिए और फेसबुक पर डालिए। इसका उद्देश्य यह है कि दूर दराज क्षेत्रों में जहां पर संकरी गलियां होती, जहां पर गाड़ी नहीं जा पाती, वहां पर अगर महिलाओं के साथ कोई छिड़खानी होती है, कोई घटना घटित होती है, तो क्विक रिस्पांस के साथ में, क्योंकि अब देखिए अभी पूरा गांव है बहुत बड़ा, अब इस गांव का ये रास्ता है अपने आप में, और इस गांव पे अलग अलग घर बने हैं। अब इन घरों को एक दूसरे में जाने के लिए बहुत पतली पतले रास्ते हैं। अब गाड़ी जीप तो जा ही नहीं पाएगी कब तक, लेकिन स्कूटी होगी तो खर खर एकदम से चली जाएगी। महिलाएं तो वैसे भी स्कूटी खूब चलाती हैं, तेज नहीं। अब बचे रहिएगा भाई साहब, ठीक है, नहीं तो अगर आ गए उनके गिरफ्त में ना स्कूटी के महिलाओं के, तो बचोगे नहीं भाई साहब। ठीक है, खतरनाक चलाती हैं, गजब चलाती हैं अपने आप पे। महिला सशक्तिकरण यही तो है, और क्या है, तेज स्कूटी चलाना। आप लोग भी तेज मत चलाया करिए स्कूटी, ठीक है। महिलाओं या पुरुष हो डजन मैटर, पुरुष तो अपने आप में खलीफा आदमी है, उनको तो बाइक का मतलब हवा होता है, हवा कि उसकी मुंडी को ऐसे ऐंठा और एकदम से पूरा आसमान में जो है चक्कर लगाने लग जाएंगे। लेकिन महिलाएं भी कम नहीं है, आजकल खूब तेज चलाती हैं, एकदम ऐसे कट मारेंगे खटर से भाई साहब। ठीक है, मत किया करिए, है ना। आपकी जान आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे लिए और उस देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए खैर, तो क्विक रिस्पांस के लिए दरअसल ये स्कूटी इनको दी गई है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कहां पर ये लिखा हुआ है, आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए में यही बात लिखी हुई है। तो ए इज द राइट आंसर। कहीं कोई समस्या तो नहीं है आपको, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही सटीक व्याख्या करता है। वाहनों के अभाव में महिला पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने में देरी होती थी। ठीक है, दो कारण है, अभाव भी है वाहनों का, और दूसरा क्या है, अपने आप में संकरी गली आदि होती तो वहां पर भी नहीं जा सकता थे अब जीवपात से। ठीक है, वाहनों के आवंटन से उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, जिससे वे त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे और सामुदायिक पुलिसिंग को बल मिलेगा अपने आप पे। तो बस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जिला एक व्यंजन, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे। ठीक है, तो एक जिला एक व्यंजन, ठीक है, का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाना और उनके लिए जीआई टैग प्राप्त करने का प्रयास करना है। ठीक है, दूसरा 86वें यानी कि 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन लखनऊ की विधानसभा में किया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप देखेंगे दोनों न्यूज अगर आप पढ़े होंगे तो ये वाला भी बात एकदम सही है कि भाई एक जिला एक व्यंजन के तहत जो है हर जिले से हम एक पारंपरिक विशिष्ट भोजन की पहचान करेंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उसको जीआई टैग प्रदान करने के लिए हम काम करेंगे। और दूसरा जो आपका लिखा है पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट क्या है, कहीं सही है अपने आप में। तो दोनों कथन सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही है। तो एक और दो दोनों कहां पर है विकल्प में, आप देखेंगे सी वाले विकल्प में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अपने आप में कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं दी गई है। ठीक है ना, चलिए दोनों कथन सही है भाई साहब। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट आपका वन जो व्यंजन योजना है की तर्ज पर शुरू की गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर शुरू की गई। ओडीओसी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना का लक्ष्य पार्क पैटर्न यानी कि जो पार्क पैटर्न है अपने आप को बढ़ावा देना है और स्थानीय व्यंजनों को जीआई टैग दिलाना है। और इसके अलावा 86वें एआईपीओसी सम्मेलन जिसकी शुरुआत 1921 में की गई थी का सफल आयोजन लखनऊ में हुआ और विधायी अनुशासन पर चर्चा इसमें की गई है, जिसमें ई विधान की चर्चा की गई है। ई विधान, ठीक है, तो ये अपने आप पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब फिर से आप इसमें हम मैच करते हैं थोड़ा सा।
हालिया उपलब्धियों, आयोजनों और उनके समाहित स्थान को सुमेलित कीजिए। यानी कि 72वां राष्ट्रीय बॉलीवुड टूर्नामेंट, राज्य का पहला ब्रेल पुस्तकालय, अपने आप में देखो अभी तो हमने इसको पढ़ा था, याद आया आपको भाई साहब, और भारत की पहली एआईसीटी अपने आप में, ठीक है। तो ए बी सी इधर लिख लेते हैं पहले हम लोग थोड़ा सा, क्या ए बी सी और डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो राज्य का पहला ब्रेल पुस्तकालय अभी हमने बताया था ना, डॉक्टर शकुंतला देवी जो आपका विश्वविद्यालय लखनऊ वाला है उसी में है। तो आप देखिए तो राज्य का ये बी वाला अपने आप पे हो जाएगा 4 में हो जाएगा, बी का 4 कर दीजिए, ये तो पक्का है ना, कंफर्म है ना हमारा, बी का 4 है। अब देखिए कि क्या चारों ऑप्शन में से बी में 4 कोई और है क्या, तो बी का 4 यहां पर है, ठीक है। बी का 4 यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी बी का 4 नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी का 4 यहां पर भी नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बी का 4 तो कहीं अन्य विकल्प है ही नहीं। अगर एक भी इसमें से पता है और विकल्प इस प्रकार से कुछ बनाया गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो है ए वाला हो जाएगा एग्जैक्टली सही, ठीक है। यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, यानी कि 72वां जो राष्ट्रीय बॉलीवुड टूर्नामेंट है वो वाराणसी से कोलेट कर जाएगा, और जो डबल एआई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में राज्य में प्रथम हवाई अड्डे की हम बात करते हैं तो सी का 1 हो जाएगा, जो कि बरेली के रूप में हम इसको जानते हैं अपने आप में, और डी का तो 2 हो जाएगा, यानी कि भारत की पहली एआईसीटी क्या हो जाएगी अपने आप में, जो है लखनऊ में जाएगी। इसको भी हमने अभी पढ़ा था, याद आया, इसको भी तो पढ़ा था। इसमें से 2 आप जान सकते थे, एक ये वाला और एक ये वाला अपने आप पे, ठीक है ना। लेकिन पढ़े रहेंगे तब जान पाएंगे महाराज जी, ऐसे नहीं जान पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। राज्य का पहला ब्रेल पुस्तकालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। बरेली हवाई अड्डे ने एएआई सर्वेक्षण में यूपी में पहला और देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसको याद कर लीजिएगा कि यूपी में पहला है, देश में 7वां है। देश की पहली एआईसीटी लखनऊ के नादरगंज में बन रही है अपने आप पे, ठीक है, जिसके लिए अच्छा खासा पैसा आवंटित किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। नंबर 1, टेक युवा समर्थ योजना के तहत राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे भविष्य के कौशल में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक उद्योगों की तकनीकी मांग के बीच कौशल अंतर को पाटना है ताकि राज्य को $1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाई जा सके अपने आप पे। तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल सही बात है, कोई अंतर नहीं है इसमें से, ठीक है। ये जो योजना आप देख पा रहे होंगे ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है अपने आप में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ए और आर इसमें दोनों अगर आपको सही नजर आएंगे, और जी जो आपका कर्ण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, अपने आप में सटीक व्याख्या करता है। मेरे अनुसार यहां पर भी ए इज द राइट आंसर होना चाहिए, इसमें कोई इफ बट मुझे नहीं लगता अपने आप पे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट वही जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेक युवा समर्थ युवा योजना, अब इसको एक बार डिटेल्स में और पढ़ लीजिए, क्या टेक युवा समर्थ युवा, यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी में अगर आप क्या कहते हैं समर्थ हैं, ठीक है, तो आप जो है समर्थ युवा बन जाएंगे। टेक युवा, टेक्नोलॉजी में अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं तो आप समर्थ बन जाएंगे। तो टेक युवा समर्थ युवा योजना सीधे तौर पर रोजगार क्षमता यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए लक्षित है। तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का कारण यही है कि उद्योगों को आवश्यक कुशल कार्यबल मिल सके और आर्थिक विकास को क्या हो सके अपने आप में गति मिल सके, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना कौन सा कथन सही है। नंबर 1, सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के क्लस्टर और औद्योगिक स्टेट्स में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ठीक है। दूसरा, राज्य में डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 900 मेगावाट क्षमता के 8 नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, भाई क्या कैसे होगा। तो अगर आप न्यूज पढ़े होंगे ना भाई साहब, बिल्कुल सही है, ठीक है। डेटा लोकलाइजेशन के लिए दरअसल और जो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए दरअसल 900 मेगावाट क्षमता के 8 नए डेटा सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, ये जो आपका सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र जो कार्यक्रम है इसका मुख्य मोटो क्या है,
एमएसएमई के क्लस्टर और औद्योगिक स्टेटस में विश्व स्तरीय यानी कि ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी इज द इसमें राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, विकल्प में सी में लिखा 1 और 2 दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, सेम पॉइंट वही है कि दोनों कथन सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम बुनियादी ढांचे, ठीक है, में सुधार करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। वहीं 8 नए डेटा सेंटर पार्क राज्य को देश का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनाने की और विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा भी है अपने आप पे। बस हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है ना, चलिए चलो। वैसे इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें 4 होते हैं, ABCD 4 विकल्प होते हैं, इसमें 3 ही बनाया गया, कोई बात नहीं, 4 होते हैं लेकिन। ठीक है, यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में लिए गए प्रमुख निर्णयों और संस्थानों को सुमेलित करें अपने आप पे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है KGMU और SGPGI, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, और ऊपर है ई संजीवनी। अब इसको आपको मैच करना है अपने आप पे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो जो पहला है ई संजीवनी, अब शायद इसको ना जानते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं मैच करवा देता हूं। पहले लिख लेते हैं इधर ABC, A, B और C। ठीक है, तो ई संजीवनी अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है, आप देखेंगे तो ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण टेलीमेडिसिन से है। ठीक है, बी की अगर बात करेंगे अपने आप में, तो KGMU और SPGI की अगर बात करते हैं तो इसका मैप क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, यानी कि नागरिकों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड यहां पर किया जा रहा है। और बचा आपका सी, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का तो 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी, सी का क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, रुको भाई साहब, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखो, ए का क्या हो जाएगा, 3। ई संजीवनी का संबंध किससे अपने आप पे, 3 से है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करेंगे हम बी की, ठीक है, तो KGMU और SPGI का संबंध कैसा है, AI डायग्नोस्टिक और रोबोटिक सर्जरी से है अपने आप पे। बी का संबंध किससे है अपने आप पे, बी का संबंध इससे है। ठीक है, बी का संबंध इससे है, AI डायग्नोस्टिक और रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड है। यह भी चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे शायद संभवतः। और अगर हम बात करते हैं सी की, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो इसमें क्या रहा है, इसमें जो है नागरिकों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब इसमें शायद अगर थोड़ा दिमाग लगाते, अगर आप इसको दिमाग लगाते तो सी का कथन ये हो जाता, दूसरा वाला थोड़ा दिमाग आप लगा सकते थे। तो सी का अगर दूसरा होता तो कहीं ना कहीं, अब सी दूसरे में कहीं और नहीं था तो ये हो जाता अपने आप पे, तो सी इज द, सी का 2 हो जाता है। यानी कि अब क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2। तो 3 1 2 कहां पर है, 3 1 2 यहां पर ए वाले में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना कि प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार आप उनको गलती करके चले आते हैं। कई बार कठिन प्रश्न देखा, एकदम हाथ तो फूल गए आपके, हाथ तो फुलाना नहीं भाई साहब, आराम से पढ़िएगा तो कर ले जाइएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। चलिए, ई संजीवनी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन नेटवर्क का हिस्सा अपने आप में, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार डिटेल से और अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। KGMU और SPGI जैसे प्रमुख संस्थानों में AI डायग्नोस्टिक्स और रोबोट असिस्टेंट सर्जरी शुरू की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई इसमें, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। अभी हमने इसको पढ़ाई था, याद होगा आपको। ईडा क्षेत्र जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट होने के कारण चिप निर्माण के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक और निर्बाध रसद सुविधा प्रदान करता है अपने आप पे। बिल्कुल सही बात है, आसान है, तो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जैक्टली यह तरह, यानी कि इसका जो कारण लिखा है ए का एकदम सही है। मुझे लगता है कि ए और आर इसमें दोनों सही होने चाहिए और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऐसा होना चाहिए, मुझे जो ऐसा लगता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ना बता पाए। तो बस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखो, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं अपने आप में। आर अभिकथन ए की पूर्ण व्याख्या करता है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए उत्कृष्ट एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक की आवश्यकता होती है। जेवर एयरपोर्ट निकट ईडा का रणनीतिक स्थान इसे हाईटेक पार्क के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त बनाता है अपने आप पे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें जो है नहीं है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखो सारे क्वेश्चन जो है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट भाई साहब। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी वाला भी आपको जल्दी आ जाएगा, मैं रिलीज कर दूंगा। ठीक है, चलिए कर्मचारी राज्य बीमा सुविधाओं का विस्तार उत्तर प्रदेश के 15 नए और असुविधाग्रस्त जिलों में किया गया है,
ताकि श्रमिकों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मिल सके। ठीक है। दूसरा, सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण युवाओं के लिए उच्च गति ब्रॉडबैंड और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के एक्सेस से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही। भाई साहब बताओ क्या हो जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी वाला प्रश्न मैंने कराया है, आपको याद होगा, जो मैं मॉर्निंग में कराता हूं क्लास। देखो भाई साहब ऐसा है, जो क्लास सुबह सुबह में कराता हूं ना मॉर्निंग वाली, उस क्लास को आप लोग प्लीज जरूर क्या करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास है, उसमें से बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जरा एक बार पढ़ो, देखो जरा दिमाग लगाओ कि क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा सही, इसका क्या हो जाएगा उत्तर। थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाओगे ना कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से पढ़ रहा हूं मैं कि कर्मचारी राज्य बीमा सुविधाओं का विस्तार उत्तर प्रदेश के 15 नए और असुविधाग्रस्त जिलों में किया गया ताकि श्रमिकों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मिल सके। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण युवाओं के लिए उच्च गति ब्रॉडबैंड और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के एक्सेस से लैस डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापित की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो बस दोनों ही कथन सही बात है, सब एक और दो दोनों सही है। अब विकल्प में देख लो कहां पर एक और दो दोनों है, तो बस सी में है, यानी सी इज द राइट आंसर। बस हो गया, कहे दिमाग लगाना फालतू वाला। ठीक है, दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। 15 नए जिलों में, क्या 15 नए जिलों में ईएसआई के विस्तार से असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करने और प्रतियोगी छात्रों की सुविधा के लिए सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा या स्थापना की जा रही है। बस हो गया अपने आप में, कोई लोड लेना बिना मतलब के। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट अपने आप पे, ठीक है, इस पर चर्चा की गई है आपसे एग्जाम में। क्या है? उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए 24,000 इतना अमाउंट देखो लिखा हुआ है का अनुपूरक बजट पारित किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर विधानमंडल के समक्ष अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने का अधिकार है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा, इस अनुपूरक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर ईडा क्षेत्र में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के आवंटित किया गया है। अब आपको बताना इसमें से क्या कथन हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चलो बताओ। अब ये जो तीसरा तो भैया हमको नहीं लग रहा, इतना अनुपूरक भैया क्या इसके लिए किया जाएगा? नहीं भाई साहब, हमको नहीं लग रहा है। हमको एक सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे विकल्प में क्या है, हमको लग रहा है ए वाला होना चाहिए आपका सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। देखते हैं जरा, तो बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, यानी कि कथन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जो है इतने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। संवैधानिक दृष्टिकोण से अनुच्छेद 205 ही वह आधार है जो राज्य सरकार को मूल बजट के अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर शक्ति प्रदान करता है। अनुपूरक बजट प्रश्न पूछ सकता है, अनुपूरक बजट क्या होता है? जो बीओ का एग्जाम है आपका उसमें पूछ सकता है 50 शब्दों में। ठीक है, कथन 3 गलत है। इस अनुपूरक बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2026 की अवसंरचना तैयारियों, ऊर्जा क्षेत्र में पारेषण नेटवर्क के अपग्रेडेशन और औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु आवंटित किया गया है, ना कि सेमीकंडक्टर पार्क के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। संभवतः आपको जो है इसमें चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि भैया अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। हमारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। बाकी कहीं कोई समस्या होती, कहीं कोई दिक्कत होती है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर 860 वाला है ना, ये वाला मैंने कई बार कहा है कि आप इस पर आराम से कॉल मैसेज करके अपनी बात रख सकते हैं। 8604409201 इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत होती है, निःशुल्क रूप से आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले कुछ दिन में। जो फरवरी का हमारा करंट अफेयर्स है यूपी वाला, उसको भी हम लोग कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, बाकी क्योंकि आगामी आपके एसआई वगैरह के एग्जाम लगे हैं ना, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है।
और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।